Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is करंट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स के हमारा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट वो चैप्टर में आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आपका दोनों चैप्टर आपका क्लियर हो। मीन्स के आपका फर्स्ट चैप्टर एक इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्लियर हो। तो इसमें आपने क्या देखा था कि भाई आपने एक चार्ज को प्रोड्यूस कर लिया था। देन आफ्टर आपने वो भी देखा था कि भाई डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी फाइंड आउट की थी। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट की थी वो ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज के लिए भी फाइंड आउट की थी और एक सिस्टम के लिए भी फाइंड आउट की थी। सिस्टम मीन्स के आपका चार्ज एक लाइन में मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। देन आपका चार्ज को एक प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। देन आपका चार्ज को एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा और सभी के लिए आपने एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे उसकी अगर आपने क्या फाइंड आउट कर लिया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया था। वैसा ही आपने एक दूसरे चैप्टर में आपने एक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल की वैल्यू आपने निकाली थी। देन आफ्टर आपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी और आपने एक लास्ट में देखा था कि भाई एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर क्या था, कैपेसिटर इज अ वन टाइप ऑफ द डिवाइस, इट इज स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो क्या करती थी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोरेज कर लेती थी और उसकी एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी आपने निकाला था, यू इज इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है। और आपने उसकी एक करेक्टरिस्टिक ऐसी भी आपने देखी थी कि भाई आप जितनी एनर्जी उसको दे देते हो, आपने सपोज कि उसको एनर्जी दे ही एक 50 जूल एनर्जी दे दिया है, तो वो क्या करेगा, वो 50 जूल आपको एक वापस कर देगा। ठीक है। वो कोई एनर्जी आपकी मीन्स के कोई कंज्यूम नहीं कर लेता है। ठीक है। तो आप जितनी एनर्जी उसको दोगे उतनी एनर्जी आप वापस उसमें से ले सकते हो, तो वो उसको बोल सकते हैं कैपेसिटर। ओके। तो देन आफ्टर टुडे हम स्टार्ट करने वाले के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बात समझनी पड़ेगी कि हमारे जो नेचर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक एनर्जी का टाइप होता है। ठीक है। वो हमारी एनर्जी एक मीन्स के एक जो एनर्जी है तो वो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का रूल्स का भी वो फॉलो करती है। तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का रूल्स क्या कहती है कि भाई एनर्जी इट इज़ द डज नॉट क्रिएटेड एंड डज नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज़ द ओनली फॉर ट्रांसफर इज द वन फेज टू अनदर फेज। तो हमारे नेचर में हमारी जो एनर्जी हम देख रहे हैं, सभी एनर्जी हम जो देख रहे हैं वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेज की होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, वो वाटर को मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया और ये वाटर को हमने एक हाइट पे चढ़ा दिया ऐसे। यहाँ पे पहले वाटर था, उसको मैंने थोड़ा एनर्जी दे दिया तो वाटर ऐसे यहाँ पे हाइट पे आ गया। अगर वो हाइट पे आ जाता है तो उसके पास क्या क्या अवेलेबल है कि भाई एक हाइट अवेलेबल है और उसके पास एक मास अवेलेबल है और उसके ऊपर मीन्स के ग्रेविटी एक फोर्स लगा रही है। तो एक्चुअली आपने क्या किया, आपने एक एनर्जी देके वो सिस्टम पे आपने वर्क किया। आपने वर्क करने के लिए अपनी एनर्जी मीन्स के यूज हुई, वो एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई, mgs पोटेंशियल एनर्जी आई। तो आपने क्या किया, भाई एनर्जी का फेज चेंज कर दिया। ठीक है। और आपने यहाँ पे बहुत सारा पानी को यहाँ पे मीन्स के जमा कर दिया और उसको हम बोलते हैं भाई डैम, उसको हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे एक डैम बन गया। ओके। तो डैम के पास कौन सी एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और देन आफ्टर वो डैम में से पानी ऐसे बह रहा है, मीन्स के नहर में आपका पानी ऐसे जा रहा है। अगर नहर में आपका पानी जा रहा है तो उसके पास एक वेलोसिटी अवेलेबल है और वो जो वाटर का पार्टिकल्स होते हैं उसके पास एक मास भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी तो वो पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। चलाया। पहले आपने क्या किया, पहले आपने एक वाटर जो नीचे था वो वाटर को आपने ऊपर पहुंचा दिया। देन आफ्टर ऊपर वाला वाटर वापस कहाँ पे आ गया, मीन्स के नीचे आ गया। ठीक है। तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हुई। देन आफ्टर आप क्या करते हो, जो पानी जा रहा है तो बीच में आपने एक ऐसा कोई एक टर्बाइन रख दिया तो वो टर्बाइन को क्या करेगा, रोटेट करवाता है। वो टर्बाइन को रोटेट करवाता है, वो टर्बाइन के साथ आपने एक एसी जनरेटर लगा दिया। तो एसी जनरेटर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। ख्याल आया आपको। तो आपने पहले एक एनर्जी दी, वो एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के ट्रांसफर फॉर्म में इसके यहाँ पे स्टोरेज हुई। वो पोटेंशियल एनर्जी ये बहता हुआ पानी में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो आगे चली गई और काइनेटिक एनर्जी से वो उसने एक टर्बाइन को रोटेट करवाया। वो टर्बाइन को रोटेट होने से वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इतने सारे फॉर्म यहाँ पे चेंज हुए तो हमको लास्ट में क्या मिला, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको देखना है कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सा ऐसा पार्टिकल है कि भाई जिसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। वो आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है,
ठीक है। तो हमने क्या किया कि भाई हमारे पास एक कंडक्टर अवेलेबल है, वो कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रॉन को डाल डाल के यहाँ पे हमने कंप्रेस कर दिया। ठीक है, हमने बहुत सारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डाल दिया और सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो हमने एक कंप्रेस कर करके इसमें हमने भर दिए पूरे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो वो पूरे इलेक्ट्रॉन के क्या प्रोड्यूस हो गया, एक टेंशन प्रोड्यूस हो गया, और वो एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाना चाहता है बट वो जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अराउंड एक एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर क्या होती है, एक इंसुलेटर होती है, वो आप जानते हो। ठीक है, तो उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हम जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाल रहे हैं तो वो इजीली नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने फोर्स लगाया और इलेक्ट्रॉन ने डिस्प्लेसमेंट किया, मीन्स के आपने वर्क डन ऑन दी सिस्टम किया। ठीक है, आपको वर्क डन करने के लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कोई एक्सटर्नल एजेंसी से आपने एनर्जी ले लिया और यहाँ पे आपने खर्च कर दिया। तो आपने जो एनर्जी खर्च की वो एनर्जी किस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो आप जो एनर्जी यूज कर रहे हो वो एनर्जी कोई भी फॉर्म में से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हमारे नेचर में एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से एक एनर्जी बनती है, उसको हम बोलते हैं भाई केमिकल एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे एक केमिकल एनर्जी का यूज किया, किसके लिए यूज किया कि भाई इलेक्ट्रॉन को हमको कंप्रेस करना है। ये हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर था, इसमें हमको इलेक्ट्रॉन को कंप्रेस करना है। वो इलेक्ट्रॉन को कंप्रेस करने के लिए आपने केमिकल एनर्जी का यूज किया। तो वो जो केमिकल रिएक्शन जिस चीज़ में होता था उसको हमने नाम दे दिया कि भाई बैटरी। क्या नाम दे दिया, बैटरी। ठीक है, तो हमने बैटरी से एक एनर्जी ले लिया और इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। वो जो कन्वर्ट हुई हम उसको बोलते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी। और हम ये स्टोरेज किस में करवाएंगे, एक कैपेसिटर में स्टोरेज करवाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर क्या करती है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोरेज है वो। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो जनरेट करती है, मीन्स के जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने जो स्टोरेज किया है वही एक दूसरी लोकेशन पे है, और आपकी रिक्वायरमेंट भी अलग लोकेशन पे है। मीन्स के आपकी रिक्वायरमेंट है हमारे घर में मुझे फैन स्टार्ट करना है, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए, बट मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो एक स्टोरेज के पास अवेलेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो करवाना पड़ेगा। जैसे कि आप वाटर को फ्लो करवाते हो, आप वाटर को एक पाइपलाइन में, वाटर की पाइपलाइन में आप फ्लो करवाते हो, तो वो वाटर को फ्लो करवाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि भाई वाटर पार्टिकल्स होना चाहिए। देन आफ्टर वाटर के पास एक हाइट होनी चाहिए। अगर वाटर के पास हाइट नहीं होती तो वो ऐसे मीन्स के फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वाटर के पास एक हाइट होनी चाहिए, देन आफ्टर उसके पास एक वाटर पार्टिकल होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स के ट्रांसफर करनी है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक स्टोरेज होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपके पास एक स्टोरेज होना चाहिए। देन आफ्टर आपके पास उसमें एक इलेक्ट्रॉन को कंप्रेस किया हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को जब आप कंप्रेस करते हो तो इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं भाई पोटेंशियल। तो आपके पास दूसरा क्या होना चाहिए कि भाई एक हाई पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, ओके। देन पर हमारे पास एक हाइट वाला मीन्स के हमारे पास वाटर कंटेन अवेलेबल था, तो हमने क्या कर दिया कि वैसे हमने यहाँ पे पाइपलाइन कनेक्ट कर दिया और हम दूसरी जगह पे ले जाते हैं, तो इजीली हमारा यहाँ पे एक वाटर का फ्लो ऐसे हो रहा है। ठीक है, वाटर का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि भाई वाटर पार्टिकल्स मिला, एक वाटर पार्टिकल का फ्लो मिला। हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, वाटर करंट बोल सकते हैं, क्योंकि एक करंट किसका है, वाटर का अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वाटर करंट। वैसे हमने क्या किया कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हाई स्टोरेज अवेलेबल था, बहुत सारे चार्ज इसके कंप्रेस कर करके हमने यहाँ पे फिलअप किए हुए थे, तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो गया भाई, हाई हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी बॉडी अवेलेबल है कि भाई जिसका पोटेंशियल लो है, तो हमने क्या किया कि भाई एक हाई पोटेंशियल वाला जो कंडक्टर है उसको हमने एक लो कंडक्टर के वाले के साथ इसे हमने कनेक्टेड कर दिया। तो हमारा जो चार्ज बेसिकली जो होता है वो कैसे फ्लो करता है कि भाई हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ऐसे हमारा चार्ज यहाँ से यहाँ चलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलने लगा कि भाई इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स मूव होना स्टार्ट हो गए, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है तो उसके पास क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन लोकेशन में से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर हुई बाय द कंडक्टर। हमने इसमें क्या लगा दिया भाई, कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में आपका चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, ओके। तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वन लोकेशन में से दूसरी लोकेशन में इसके ट्रांसफर हुआ, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में बेसिक क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट में हमारा चार्ज पार्टिकल्स में इसके फ्लो करता है। हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ करंट। ठीक है,
का तो हम उसको बेसिकली क्या बोल सकते हैं भाई, ओनली फॉर एक करंट बोल सकते हैं, ठीक है। एक चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं भाई करंट। ओके, तो बेसिक हमारी जो करंट होती है, तो वो करंट क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स। बेसिक देखा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट मींस के हमारा मींस के चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होता है। चार्ज पार्टिकल का जब फ्लो होता है हम उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, एक स्टोरेज में से आपकी जो जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होता है। आपने जो स्टोरेज किया हुआ होगा वो स्टोरेज मींस के उसके पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में अवेलेबल है, एक पोटेंशियल एनर्जी के एक फॉर्म में अवेलेबल है। देन आफ्टर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स मूव होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगी भाई, डिक्रीज होने लगेगा। आपका जो स्टोरेज होगा वो स्टोरेज आपका डिक्रीज होने लगेगा, और ऐसे आपने चार्ज का पार्टिकल्स का फ्लो हो गया तो उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिक इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करती है। ख्याल आया आपको, इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, वन लोकेशन में से दूसरी लोकेशन पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर करती है। जब वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है तो हमारा चार्ज पार्टिकल्स मींस के फ्लो करता है। जब वो चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होता है तब बहुत सारी चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और सभी चीज़ आपको यहाँ पे एक स्टडी करनी है, ठीक है। मींस के हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे चला तो यहाँ पे एक लाइट प्रोड्यूस हो गई, देन पे उसकी अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। अगर वो ऐसे चली तो यहाँ पे उसने एक हीट प्रोड्यूस कर दिया। वो ऐसे चली तो उसने एक फैन को रोटेट करवा दिया, एक आपके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने चलने लगे, और आपके मोबाइल भी चलने लगे, ठीक है। तो ऐसे आपका चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होता है तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और सारी चीज़ आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की पहले तो हम डेफिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। ओके, हमारा चैप्टर नंबर है 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपने बेसिक देखा कि भाई करंट क्या होती है, करंट क्या करती है। करंट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में आपका एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है। जैसे कि पावर हाउस में से आपके घर में जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे आप अपना फैन चला लेते हो, एसी चला लेते हो, ठीक है। और सभी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए। बट आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, वो एक पावर हाउस में से आ रही है। तो वो जो पावर हाउस में से आती है तो एक चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होकर आती है, ठीक है। तो बेसिक उसको क्या बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेशन बनाई हुई है कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को हम बोल सकते हैं चार्ज कैरियर, ठीक है। चार्ज कैरियर का क्या मीनिंग होता है कि भाई जिस पार्टिकल के पास चार्ज अवेलेबल हो उस पार्टिकल को हम बोल सकते हैं चार्ज कैरियर, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल करंट, हम उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिक हमारी मींस के जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करती है, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कन्वेयर एक बेल्ट का, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी एक 2 पुली अवेलेबल है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने ऐसा यहाँ पे एक बेल्ट रखा हुआ है। जब ये पुली को हम ऐसे रोटेट करवाएंगे तो हमारी पुली ऐसी भी ए भी एक रोटेट होगी, ठीक है। तो हमारा बेल्ट भी क्या होगा कि भाई ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट करता है। क्या लगा आपको, ध्यान आफ्टर मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे मैंने कोई एक सारी यहाँ पे मेरी एक चीज़ वस्तु हमने रख दिया, कोई भी आप वस्तु यहाँ पे रख सकते हो, और ऐसे आपने यहाँ पे रोटेट करवाया तो ये मिसके ट्रैवल करने लगेगा यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे आके वो यहाँ पे नीचे पड़ गए, ठीक है। ओके, तो आपका बेल्ट का यूज़ कितना हुआ कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का बेल्ट का यूज़ किया हुआ, ठीक है। तो देना पर मैंने क्या किया कि भाई यहाँ से मैंने बेल्ट को काट दिया। अगर मैंने बेल्ट को काट दिया तो वो क्या हमारा बेल्ट चलेगा, नहीं चल पाएगा। ख्याल आया, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने एक सर्किट आप मान लीजिए कि आपके कोई एक सर्किट अवेलेबल है, वो आपने सर्किट को क्या कर दिया, एक ब्रोक कर दिया। सर्किट को जब ब्रोक कर दिया तो हमारा जो इसके यहाँ पे जो हमने सारी चीज़ रखी हुई थी वो ऐसे कम इसके ट्रैवल करके यहाँ पे नहीं आ पाती है, ठीक है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे करंट का भी फ्लो कैसा होता है, देखिए करंट का भी फ्लो ऐसे ही होता है कि भाई यहाँ पे एक 2 लाइन है आपके पास, यहाँ पे एक 2 प्लेट अवेलेबल है। तो ऐसे हमारे पास जो पावर हाउस होता है ना, तो पावर हाउस में से हमारे घर पे जो आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक 2 केबल में से आती है। तो एक केबल में से मींस के चार्ज आएगा और दूसरी केबल में चार्ज चला जाएगा। वैसे तो यहाँ पे हुआ कि भाई एक पुली के पास एक बेल्ट था, वो बेल्ट आया और एक वापस चला गया। तो वैसे हमारे एक पावर हाउस में से जो 2 लाइन आ रही है तो इसमें एक लाइन में हमारा चार्ज पार्टिकल्स आता है, वो चार्ज पार्टिकल का हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, उसको ऐसे हम रोटेट करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फैन लगा दिया तो वो क्या करेगा, वो चार्ज पार्टिकल्स रोटेट करके वो फैन को भी चला लेगा, और देन आफ्टर वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, पावर हाउस में। और पावर हाउस यहाँ पे क्या करता है, उसको फोर्स देता है, उसको यहाँ पे वो कंप्रेस करता है,
ठीक है, उसको फोर्स देता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और वैसे यहाँ पे आके और ऐसे उसको हमारे यहाँ पे जो हमने लोड लगाया हुआ होगा, क्या लगाया हुआ होगा, लोड, हम उसको लोड बोल सकते हैं, और हमने इसको रोटेट करवाया तो हम उसको बोल सकते हैं सोर्स। ठीक है, हमारा जो पावर स्टेशन होता है वो क्या होता है, सोर्स होता है। ठीक है, बट वो ओनली फॉर क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल को कंप्रेस कर देता है, वो कंप्रेस कर देता है, वो यहाँ तक चला जाता है और यहाँ पे लोड में से उसने वर्क कर लिया और यहाँ पर वो वापस कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो वो क्या होती है, ये हमारी एक कंडक्टर होती है, कंडक्टर। ठीक है, मीन्स के हमारी एक केबल होती है, चलाया। और हमने क्या किया, एक रास्ते में देखिए कि भाई ऐसा हमने यहाँ पे एक सर्किट को ऐसे मीन्स के हमने यहाँ पे एक बीच में एक स्विच लगा दिया, स्विच। तो पहले हमारी स्विच मीन्स के ओपन थी, तो आपका चार्ज यहाँ से मीन्स के प्रोड्यूस हुआ और ऐसे चला गया, ऐसे चला और यहाँ पे आके अटक गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, तो एटमॉस्फेयर में हमारा चार्ज नहीं चलता, क्योंकि हमारी स्विच यहाँ पे क्या है, ओपन है। तो ओपन स्विच वाली सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट। ठीक है, जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो अब हम सर्किट को क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट मीन्स के क्लोज सर्किट में ही फ्लो हो पाता है। जब हमारी सर्किट मीन्स के ओपन होगी तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता। ख्याल है आपको। तो वो जो हमारे मीन्स का एक सोर्स अवेलेबल है, एक लोड अवेलेबल है, एक कंडक्टर अवेलेबल है, एक स्विच अवेलेबल है, वो पूरी एक की पूरी सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सभी हमारा जो डिवाइस है हम उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई उसका एक कंपोनेंट्स अवेलेबल है, वो सर्किट का कंपोनेंट्स अवेलेबल है। हम यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं ऐसे, तो कैपेसिटर क्या कर लेगा, एनर्जी का स्टोर कर लेगा। चला है, कैपेसिटर यहाँ पे एनर्जी का स्टोर कर लेगा और यहाँ पे एक मीन्स का आपका करंट का फ्लो हो जाएगा। बेसिक आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट जो ट्रैवल करती है वो ट्रैवल मीन्स एक क्लोज लूप में करती है। कैसे ट्रैवल करती है, एक क्लोज लूप में ट्रैवल करती है। ठीक है, ओके। ध्यान आपको एक दूसरा भी स्टडी करना है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ करंट मीन्स के स्ट्रेंथ ऑफ करंट, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ करंट को मापने के लिए हमने क्या किया, मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हो गए। हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई 1 सेकंड में इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल कितना पास आउट हुआ। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल इसके सोर्स में से आते हैं, वो लोड तरफ जाते हैं और वापस लोड में से सोर्स तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बैठ गए और हमने काउंट किया कि भाई 1 सेकंड में हमारा चार्ज पार्टिकल 5 यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी फाइंड आउट हुई, 5। देन पर हमने क्या किया कि हमारा जो इसके रोटर था उसकी हमने स्पीड इंक्रीज कर दिया, तो देन पर हमने देखा कि भाई यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से इसके 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट हो गए, इसके 10 चार्ज आपका पास आउट हो गया पर सेकेंड में, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैसे मान लिया, स्ट्रेंथ ऑफ करंट हमने यहाँ पे एक ऐसे मान लिया कि भाई हमारा 1 सेकंड में कितना चार्ज पार्टिकल्स मूव होता है, 1 सेकंड में हमारा कितना चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवलिंग करता है, 1 लोकेशन में से दूसरी लोकेशन में हमारा चार्ज पार्टिकल कितना ट्रैवलिंग होता है। ठीक है, तो उसको क्या मानते हैं कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट की आप डेफिनेशन लिखिए। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स हम उसको इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ करंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। मीन्स के 1 यूनिट टाइम में आपका क्रॉस सेक्शन में से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पास आउट हो रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट बोल सकते हैं। इंटेंसिटी के लिए उसका आई होता है, इसलिए करंट की हमने मीन्स के साइन लगा दिया आई। तो आई इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, चार्ज पर टाइम। तो ऐसा हमारा मीन्स के इक्वेशन बन गया करंट का, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज पर टाइम। और चार्ज का सिंबल होता है क्यू। क्यू क्या हमने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं ना क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमने पहले काउंट किया तो 5 हमारा चार्ज चला गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी सेकंड में हमने मीन्स के यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा कर दिया, उसकी स्पीड हमने ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पे 10 हो गई, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो क्यू अपॉन हम लगा सकते हैं बाई टी। चला है, और डिफरेंस ऑफ चार्ज ऐसे भी हम इक्वेशन बना सकते हैं, डिफरेंस ऑफ चार्ज अपॉन डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। तो हमारा बेसिक मीन्स का करंट का इक्वेशन क्या बना, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो हम उसको बोल सकते हैं बाय करंट। ओके, तो हमारा जो मीन्स के जो करंट का यूनिट कितना होता है, करंट को हमको मेजरमेंट करना है, तो करंट मेजरमेंट आप किस में कर सकते हो, आप ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो क्या, वैसे आप इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट कर सकते। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ओनली फॉर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझाने के लिए। बट आपका जो मीन्स का करंट को काउंट करना है, करंट को मेजरमेंट करना है, तो एक डिवाइस होती है, वो डिवाइस का नाम होता है ए मीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ए मीटर लगाना पड़ेगा और ए मीटर में आपको रीडिंग बताएगा कि भाई वो ए मीटर होती है, वो ए मीटर क्या करती है,
ए मीटर आपका मीन्स के चार्ज पार्टिकल्स को काउंट कर लेती है, पर सेकंड में कितना चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वो उसको काउंट कर लेगी, तो हम उसको बोलते हैं ए मीटर। तो हमारी जो करंट का जो यूनिट होता है ना, करंट का यूनिट भी हमारा एम्पियर ही होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्यों एम्पियर उसका यूनिट हमने रख दिया? क्योंकि एम्पियर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इलेक्ट्रिक करंट पे बहुत रिसर्च किए हुए थे, ठीक है। तो उसके नाम के रेफरेंस में हमने यहाँ पे उसका यूनिट का क्या रख दिया है, एम्पियर रख दिया है। बेसिक आपका जो यूनिट होता है ना, वो यूनिट कैसे आप फाइंड आउट कर लेते हो भाई? चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, बट हम कूलम पर सेकंड नहीं लिखने वाला है, बट हम क्या लिखने वाला है? एम्पियर लिखने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो एम्पियर ने फाइंड आउट किया हुआ है। ओके, देन आफ्टर हमको क्या देखना है कि भाई ऐसे आप बेसिक तो आप सोच ही सकते हो कि भाई यहाँ पे हमने खड़े थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 1 सेकंड में हमारा 10 इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल में यहाँ पे पास आउट हो रहे हैं। देन आफ्टर हमने लोकेशन को चेंज कर दिया और यहाँ पे हम खड़े रहे, तो यहाँ पे भी आपका रिटर्न में आपका मीन्स आपका चार्ज आप कहाँ पे जा रहे हैं? लोड में से सोर्स में जा रहे हैं, तब उसकी स्पीड डिक्रीज नहीं हो पाएगी, ठीक है, इतनी स्पीड होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं तो भाई 1 सेकंड में इतना ही चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रांसफर हुए। तो ये जो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? आपने एक फ्लूइड मैकेनिक्स में 11th में स्टडी किया हुआ था, कंटिन्यूटी फ्लो। कंटिन्यूटी फ्लो क्या होती है कि भाई उसका फ्लो सेमी फ्लो होता है, जितनी आपने क्वांटिटी को इनपुट किया इतनी क्वांटिटी आपके आउटपुट होती है, उसको बोलते हैं भाई कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ऐसी बेसिकली रीते मीन्स के यहाँ पे भी आपने जितना भी इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ है, आपने जितना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे इनपुट किया हुआ है, इतना इलेक्ट्रिक करंट आपको वापस मिल जाएगा। ख्याल आया आपको? ओके, कहने पर हमको देखना है कि भाई हमने इलेक्ट्रिक करंट तो हमने निकाल दिया, बट दिस इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, वो फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। उसके पास डायरेक्शन होती है, बट तो भी वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसे आपको मालूम पड़ा? देखिए कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक कंडक्टर अवेलेबल है और इसमें से करंट जा रही है 5 एम्पियर ऐसे, और यहाँ से भी एक दूसरा हमने कंडक्टर को लगा दिया ऐसे, और यहाँ से भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट जा रही है 3A, तो मीन्स का 3 एम्पियर। उस करंट का मैंने नाम दे दिया I1 और इस करंट का मैंने नाम दे दिया I2, और यहाँ से एक जंक्शन बन गया और ऐसे यहाँ पे करंट जा रही है, वो कितनी आउटपुट होगी? देखिए, अगर आपकी इलेक्ट्रिक करंट मीन्स के एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन आप करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है? उसकी वैल्यू आ जाती है भाई 2 एम्पियर। बट यहाँ पे आपने क्या कर दिया? यहाँ पे आपने ए मीटर को लगा दिया और ए मीटर में आपने रीडिंग देखा तो उसका रीडिंग आ रहा था 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर कैसे आते हैं? आपने कैसे काउंट कर लिया कि भाई क्वांटिटी के हिसाब से काउंट कर लिया कि भाई यहाँ से करंट आ रही है 5 एम्पियर और यहाँ से करंट आ रही है 3 एम्पियर, तो टोटल करंट आपकी फाइंड हुई 8 एम्पियर। तो आपने जो एडिशन किया ना, वो एडिशन आपने वेक्टर एडिशन नहीं किया, बट कैसे एडिशन किया है? स्केलर एडिशन किया है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप बोल सकते हो कि भाई हमारा जो करंट है वो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट नॉट वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे डायरेक्शन भी अवेलेबल है। तो आप में इसके ऐसी क्वांटिटी पहली बार आपने देखी होगी कि भाई उसके पास डायरेक्शन भी होती है, तब भी वो कैसी क्वांटिटी है? कि स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। तो वो कौन सी क्वांटिटी है? कि भाई एक करंट, एक आपकी जो फिजिकल की एक क्वांटिटी आपने फाइंड आउट की कि भाई उसकी पास डायरेक्शन भी होती है, तब भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ डायरेक्शन बट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके पास डायरेक्शन है तभी वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट्स फॉलोज द एडिशन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। वो किसका लॉ का फॉलो करती है? एडिशन। इसके स्केलर क्वांटिटी के लिए वो एक स्केलर क्वांटिटी का जो एडिशन होता है, वैसे यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एंड नॉट ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स के जो वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन होगा, ऐसे यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने क्या मान लिया कि भाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओके, ध्यान आपको देखना है कि भाई करंट डेंसिटी क्या होती है। तो करंट डेंसिटी का क्या मीनिंग होता है कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक सिलेंडर अवेलेबल है, एक सिलेंडर ऐसा हमारे पास अवेलेबल है, तो सिलेंडर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमारी इलेक्ट्रिक करंट कितनी जाती है? हमारी इलेक्ट्रिक करंट एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक परपेंडिकुलर जाती है, ठीक है, ऐसे का परपेंडिकुलर जाती है। तो मीन्स के एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ही है, करंट डेंसिटी क्या है? एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ही है। उसका जो एरिया है ना, वो कैपिटल ए एरिया है। तो हमने क्या मान लिया कि भाई 1 यूनिट एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक करंट जाती है? ख्याल आया? 1 एरिया में एक पर्टिकुलर 1 एरिया हमने कंसिडर कर लिया, वो हम उसको बोलते हैं भाई 1 यूनिट एरिया। तो 1 यूनिट एरिया में हमारी इलेक्ट्रिक करंट कितनी पास आउट होती है, हम उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का इक्वेशन क्या बनेगा? करंट डेंसिटी का सिंबल होता है जे, तो जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया।
कि इतनी सी एरिया में भाई कितनी करंट फ्लो होती है। सपोज कि आप मान लीजिए कि भाई इतनी सी एरिया में आपकी करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, और आपका पूरा एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है। वो पूरा एरिया में आपकी करंट कितनी फाइंड आउट होगी, मीन्स कि आपकी टोटल करंट कितनी पास आउट होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन ए। तो उसका यूनिट क्या बनेगा भाई, आई का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का यूनिट आप जानते हो मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट बन गया, ठीक है। देना पर उसका हम डायमेंशन भी फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है ना, वो करंट डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसको समझने का थोड़ा एक डिफिकल्ट होगा। कैसे डिफिकल्ट होगा, देखिए कि भाई मेरे पास जो एक मीन्स का एरिया अवेलेबल था ना, वो पहले ऐसा एरिया अवेलेबल था। तो ऐसे सभी एरिया की करंट ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आई और उसको एरिया को पास आउट करके चली गई। देन पर मैंने क्या किया कि भाई मैंने एरिया तो ऐसा ही रखा, मैंने एरिया तो यही रखा, बट मैंने ऐसा एंगल बना दिया ऐसा। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ से ऊपर से करंट ऐसी चली गई, वो यहाँ पे एक एरिया पे इंटरसेक्ट नहीं हुई, ठीक है। एरिया पे इंटरसेक्ट नहीं हुई तो आपकी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, मीन्स कि आपकी करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो लिंक हुई थी वो आपकी करंट मीन्स के डिक्रीज होती है। चला या आपको, आपकी करंट क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी, पता चला आपको। ओके, तो आपने ऐसा एंगल रखा तो एरिया के पास क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर तो मीन्स के एक नॉर्मल टू दी प्लेन, ऐसा यहाँ पे एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो उसकी भी इसका यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक थीटा एंगल बन रहा है। तो ऐसे आपका एरिया का चेंज करने से, आपका एरिया आपकी एरिया की पोजीशन को चेंज करने से, आपने ऐसी पोजीशन रख दिया, आपने ऐसी पोजीशन रख दिया तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और करंट का फ्लो ऐसे चला जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका मीन्स के करंट डेंसिटी आपकी फाइंड आउट होती है 0, क्योंकि आपका करंट कोई भी एरिया पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। क्या है, क्योंकि एरिया तो आपका यहाँ पे है और आपकी करंट ऐसी जा रही है, तो यहाँ पे कोई करंट एरिया पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उसका जो मीन्स के हमारी डेंसिटी फाइंड आउट होगी, वो डेंसिटी क्या फाइंड आउट होगी, 0 फाइंड आउट होगी, ठीक है। ओके, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर एग्जैक्ट रखोगे तब आपकी डेंसिटी मैक्सिमम आ सकती है। आपने ऐसा एंगल कर दिया तो भी आपकी डेंसिटी मीन्स के चेंज होती है। इसलिए आपकी जो डेंसिटी है वो एक डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ओके, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि भाई करंट डेंसिटी क्या होती है। तो आपने देखा कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक सिलेंडर, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल है, ऐसा हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल है। उस एरिया का मैंने मिस के वो एरिया इतना मिस के एरिया अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ से एसी करंट आपकी जा रही है, एसी करंट आपकी जा रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई आपकी जो करंट है ना, वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से परपेंडिकुलर जा रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में से परपेंडिकुलर जा रही है। ख्याल है आपको। तो करंट इज अ पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज नोन एज द करंट डेंसिटी। चला है, तो करंट डेंसिटी हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ए वाली एरिया में से कितनी करंट जा रही है, वो करंट को आपको मेजरमेंट करनी है, तो उसको हम बोल सकते हैं करंट डेंसिटी। आप कैसे मेजरमेंट करोगे, आपको यहाँ पे एक यूनिट एरिया नहीं दिया हुआ है, आपको एक कैपिटल एरिया दिया हुआ है, बट आपको एक यूनिट एरिया के लिए, एक स्मॉल एरिया के लिए वो इसमें से कितने करंट पास आउट होती है, उसको हम बोल सकते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का सिंबल होता है जे, और जे इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, करंट पासिंग थ्रू दी पर यूनिट एरिया मीन्स के ए। चला है, तो उसका इक्वेशन क्या मिला, आई अपॉन ए मिला। देन आपको क्या निकालना है कि भाई उसकी यूनिट निकालनी है। तो एम्पियर होती है करंट की यूनिट एम्पियर, देन आपको एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी करंट डेंसिटी की इक्वेशन होती है। वो करंट डेंसिटी को समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ख्याल है, वो कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए कि भाई यहाँ से जो करंट जा रही है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो पूरे का पूरा ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया था, और वो एरिया को हमने नाम दे दिया ए। बट देना पर मैंने क्या किया कि भाई ऐसे एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐसे मैंने टर्निंग करवाया ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऊपर का जो करंट का फ्लो हो रहा था, वो करंट का फ्लो अब एक एरिया में से पास आउट नहीं हो रहा है। ख्याल आया, ऊपर का जो करंट का फ्लो ऐसे ही चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि भाई आपकी करंट डेंसिटी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे चेंज होती है कि भाई एरिया के पास क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। और करंट की फ्लो ऐसी हो रही थी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई ये एंगल बन रहा है थीटा एंगल, चला है। और ए वाला एंगल भी आप ले सकते हो, दिस इज अ थीटा एंगल। और आपको लेंथ इतनी ही लेनी है। तो यहाँ पे पहले तो एरिया कितना था, ए एरिया था ना, पहले आपके पास एरिया ए था, तो अब आपको ए कितना लेना पड़ेगा, एक cos थीटा लेना पड़ेगा। ख्याल आया। तो करंट डेंसिटी का इक्वेशन क्या बना कि भाई जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए cos थीटा। ख्याल आया आपको, ठीक है।
तो ध्यान आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो आप करंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपने कैसे करंट को फाइंड आउट कर लिया, देखिए कि भाई करंट आई इज इक्वल टू जे इंटू ए कोस थीटा, जे इंटू ए कोस थीटा। आप ऐसे करंट कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपने अगर उस प्लेन को एक परपेंडिकुलर रखा हुआ होगा, तो परपेंडिकुलर रखा हुआ होगा तो उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक करंट के दोनों की डायरेक्शन कैसे आती है, सेम। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और करंट डेंसिटी करंट आई इज इक्वल टू जे इंटू ए हो जाएगा। ख्याल है आपको। जैसे कि ए इक्वेशन क्या आपको बताती है, देखिए ये इक्वेशन आपको एक टोटल करंट फाइंड आउट करके देती है। कैसे कि यहाँ का एरिया मीन्स का कैपिटल ए है। सपोज कि आपने एक यूनिट एरिया आपने ऐसा कंडीशन कर दिया, ऐसा आपने एक यूनिट एरिया आपने कंसिडर किया और आपने माना कि भाई एक यूनिट एरिया में से हमारी करंट जा रही है 2 एम्पियर। कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। तो वो क्या आपके निकले, एक करंट डेंसिटी निकले। एक यूनिट एरिया पे आपके करंट का फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। देन आफ्टर हमारे पास करंट कितना है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, कैपिटल ए एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल ए एरिया में हमारी टोटल करंट कितनी फाइंड आउट गई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ख्याल है आपको, ओके। और आपने जो सपोज के यहाँ पे एरिया मीन्स के करंट आपकी एसी जा रही है और आपने प्लेन ऐसा रखा, उसका एरिया वेक्टर यहाँ पे है और आपका करंट ऐसे है, तो यहाँ पे कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपकी करंट की फ्लो हो रही है, वो करंट की फ्लो क्या एरिया पे से इंटरसेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है। अगर एरिया पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, इसके लिए उसकी जो करंट डेंसिटी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी भाई, 0। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री आप cos 90 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, करंट की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो आपको करंट कितना फाइंड आउट करना है कि भाई आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो कितना फ्लो हो रहा है, वही आपको फाइंड आउट करना है। चला है आपको, आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना मिस्टर फ्लो हो रहा है वही आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ध्यान आपने हमने यहाँ पे एक ये जो करंट डेंसिटी है वो करंट डेंसिटी हमारी एक मीन्स के वेक्टर क्वांटिटी है और वो किसकी एरिया मीन्स के वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है और करंट की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। ओके, तो हमारी बेसिक हमारी जो डेफिनेशन मीन्स के इक्वेशन फाइंड आउट हुई वो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए फाइंड आउट हुई। क्या आया, तो उसको हम बोल सकते हैं करंट डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे हमने आगे मीन्स के जो करंट का इक्वेशन हमने बनाया कि भाई आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी मीन्स के चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाई चार्ज फ्लो अमाउंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स फ्लो इन द पर सेकेंड, उसको भी हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। बट एम्पियर हमने जो उसका यूनिट बनाया कि भाई 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कैसे हम बोल सकते हैं कि भाई 1 सेकेंड में हमारा चार्ज पार्टिकल कितना फ्लो होना चाहिए, 1 कूलम फ्लो होना चाहिए। तो 1 कूलम चार्ज पार्टिकल ऐसे यहाँ से हमने देखा कि भाई 1 कूलम चार्ज पार्टिकल ऐसे यहाँ पे फ्लो हो गया, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो होने के लिए उसका टाइम भी कितना लगा, 1 सेकेंड। तो हम उसको करंट को क्या मान लेंगे, 1 एम्पियर हम करंट को मान लेंगे, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे उसकी एम्पियर की यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। ओके, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं थी और मैं करंट एम्पियर की डेफिनेशन बनाने के लिए मैं भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इफ़ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, क्या लाया, आपका 1 कूलम चार्ज एक 1 सेकेंड में फ्लो होता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई इंटेंसिटी ऑफ करंट इज 1 एम्पियर, ठीक है। देन इंटेंसिटी ऑफ करंट इज 1 एम्पियर, वो इंटेंसिटी ऑफ करंट को हम 1 एम्पियर मान सकते हैं। ख्याल आया आपको, ओके। तो आपको करंट डेंसिटी में आपको ख्याल आ गया। वो करंट डेंसिटी है ना, वो करंट डेंसिटी मीन्स के आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ओके, देन पर हमको देखना है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ द करंट। नेक्स्ट हमको देखना है कि भाई हमारा जो करंट का फ्लो होता है उसका कोई टाइप होता है क्या, तो बेसिक उसका टाइप होता है, हम उसको टाइप देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट टाइप है कि भाई डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का क्या मीनिंग होता है कि भाई हमारा करंट का जो फ्लो होता है वो एक बिना डायरेक्शन चेंज किए बिना ही वो मीन्स के वही डायरेक्शन में वो फ्लो होता है, तो उसको हम बोलते हैं भाई डायरेक्ट करंट, ठीक है। देन आपको स्टेडी करंट का क्या मीनिंग होता है, स्टेडी करंट का मीनिंग होता है कि भाई उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल मीन्स के एक ग्राफ में मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ऐसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, मीन्स का टाइम और एक आई का मैंने ग्राफ बना दिया। ओके, मैंने क्या किया कि भाई एक सर्किट हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने कंसीडर किया। देन आप इसमें हमने एम्पियर मीन्स का ए मीटर हमने लगा दिया। तो ए मीटर क्या मीन्स का मेजरमेंट करके देगा आपको, एक करंट की वजह मेजरमेंट करके देगा, ठीक है। ओके, तो आपने मीन्स का 1 सेकेंड में आपने करंट को मापा तो आपका करंट बता रहा था 2 एम्पियर। तो यहाँ पे मीन्स का यहाँ पे रीडिंग है 2 एम्पियर और यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 0। देन आफ्टर आपने एक 2 सेकंड के बाद आपने मेजरमेंट किया तो वो भी उसका भी वैल्यू इतना ही आ रहा था 2 एम्पियर। देन आफ्टर 5 सेकंड के बाद भी 2 एम्पियर ही आ रहा था,
देन आफ्टर अभी भी 2 एम्पियर ही आ रहा है और अभी भी 2 एम्पियर ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे रीडिंग मिला, तो आप क्या करोगे भाई, ऐसे उसको आपने कनेक्ट कर दिया और आपने देखा कि भाई सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी करंट जा रही है, मीन्स कि आपकी करंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, 2 और 2 ही है। आपका टाइम इसके मीन्स का आपका टाइम इसके मीन्स के इंक्रीज हो रहा है, बट आपका करंट की वैल्यू सेम ही हो रही है, 2 और 2 ही है। उसको हम बोल सकते हैं भाई स्टेडी करंट बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स के स्टेडी करंट हम किसको बोलेंगे कि भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिमेन सेम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिमेन सेम। यहाँ पे करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो रही है। और दूसरा टाइप हम क्या लेंगे भाई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो दूसरा केस में हम हमारा मैग्नीट्यूड हम चेंज करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट। ओके, तो हम उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं टाइम के हिसाब से। तो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पहले हमने माप मीन्स का मेजरमेंट किया तो 1 एम्पियर आ रही थी, देन आफ्टर मीन्स के डिक्रीज हो रही थी, देन आफ्टर इंक्रीज हो रही थी ऐसे, ठीक है। तो हमने ऐसे उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो आप वो जो ग्राफ ड्रॉ हम इसका आप देख रहे हो, तो उसमें डिफरेंट टाइप के उसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी और मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपकी डिफरेंट आ रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल करंट। तो वेरिएबल करंट क्या होती है कि भाई मैग्नीट्यूड इज नॉट रिमेन सेम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज द वेरिएबल करंट। देन आपको आपको एक थर्ड टाइप देखना है, इंस्टेंटेनियस टाइम। इंस्टेंटेनियस करंट, सॉरी, आपको एक देखना है कि भाई इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट हम किसको कहते हैं कि भाई हमारे पास एक बैटरी अवेलेबल है, ऐसी हमारे पास एक बैटरी अवेलेबल है और बैटरी के साथ हमने ऐसा एक कैपेसिटर को लगा दिया। तो आपका जो कैपेसिटर चार्ज होगा ना, तो उसमें आपका टाइम कितना लगता है, ओनली फॉर डेल्टा टी टाइम, मीन्स के लिमिट आप लिमिट भी पुट कर सकते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। उसका मीनिंग क्या होता है कि मीन्स के एक वेरी स्मॉल टाइम, एक इंस्टेंस टाइम, ठीक है। वो एक इंस्टेंस टाइम में आपका मीन्स के चार्ज आएगा और यहाँ पे मीन्स का आपका चार्ज आ जाएगा और आगे नहीं चला जाता। क्यों आगे नहीं चला जाता, क्योंकि उसकी बीच में एक एटमोसफियर अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से आपका चार्ज गया और ऐसे यहाँ पे आ गया, ख्याल है आप। तो आपका कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया। मीन्स के ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिचार्जिंग, देन आप क्या करते हो, कैपेसिटर में से आपने एक ऐसा डिवाइस यहाँ पे लगा दिया, तो कैपेसिटर का जो चार्ज हुआ वो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो कहाँ पे जाना चाहता है, नेगेटिव चार्ज पे। तो ऐसे यहाँ पे एक स्मॉल इंस्टेंस में एक डेल्टा टी टाइम पे वो यहाँ से ऐसे चला जाता है, ख्याल आया। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड ड्यूरिंग द डिचार्जिंग प्रोसेस फाइंड आउट द चार्ज फ्लो ऑफ द चार्ज इन द टाइप ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट, ख्याल आया। ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसीजर, कि भाई चार्जिंग पे आपका एक डेल्टा टी टाइम में इसके स्मॉल इंस्टेंस में हो जाता है, देन आफ्टर डेल्टा टी टाइम में उसका डिस्चार्ज भी हो जाता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक इंस्टेंटेनियस करंट बोल सकते हैं, चला है। तो इंस्टेंटेनियस करंट कहाँ पे हमको मिलता है, एक चार्जिंग पे और डिस्चार्जिंग कंडीशन पे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन पे, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको एक 4 स्टेप हमको देखना है, अल्टरनेटिंग करंट। हम उसको बोल सकते हैं एसी करंट। तो एसी का तो हमारा एक पूरा सेफ्ट नियम को सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो डीप में हम तब हम बात करेंगे, बट यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ कि भाई जैसे कि आपका जो करंट है ना, वो करंट ऐसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ग्राफ में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे, यहाँ पे करंट आई और यहाँ पे टाइम टी। मीन्स के पहली सेकंड में आपका करंट मीन्स के हो गया पे 1 एम्पियर, देन आपका दूसरी सेकंड में आपका करंट होता है पे 2 एम्पियर, देन आपका करंट होता है 3 एम्पियर, देन आपका करंट हो गया 2 एम्पियर, देन आपने टाइम इंक्रीज किया तो आपका करंट हो गया 1 एम्पियर, देन आपका करंट हो गया 0। देन आपका करंट की डायरेक्शन चेंज कर लिया, पहले आपका करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे तो ऐसे जा रहा था, तो उसका मीन्स के ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए आपका करंट की भी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे कैसे रखी है कि पॉजिटिव क्वार्टर मैंने ड्रॉ किया। देन आपका करंट की डायरेक्शन चेंज कर लिया और उल्टी डायरेक्शन में मीन्स के 1 सेकंड में उसने करंट ले लिया भाई 1 एम्पियर, देन आफ्टर 2 एम्पियर, देन आफ्टर 3 एम्पियर, और वापस उसका करंट के डिक्रीज होने लगेगा 2 एम्पियर 1 एम्पियर और वापस हो गया 0।
ठीक है। देन आफ्टर वो क्या करता है कि वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो ऐसे यहाँ पे आपको जो ग्राफ मिला वो ग्राफ किसका है, अल्टरनेटिंग करंट का है, ख्याल आया। तो आप देख सकते हो उसकी जो डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज हुई, ये नेगेटिव वाला ग्राफ है। इसका नेगेटिव का क्या हुआ कि भाई उसकी डायरेक्शन पहले वो ऐसे ज़्यादा, देन आफ्टर वो ऐसे जाएगा, देन आफ्टर वो वापस ऐसे जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट मीन्स के यहाँ पे ऐसे ऐसे रोटेशन करते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली वो रोटेशन करते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक करंट पहले ऐसे गया, देन आफ्टर ऐसे गया, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 यहाँ पे ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बट वो इलेक्ट्रिक करंट को हमने नाम दे दिया कि भाई अल्टरनेटिंग करंट, ख्याल आया आपको, ओके। देन आफ्टर आपको एक चार्ज कैरियर के बारे में आपको देखना है कि भाई चार्ज कैरियर हम किसको बोलते हैं, कि हमारे पास मेटल सरफेस अवेलेबल है, इसमें चार्ज कैरियर कौन सा अवेलेबल है। पहले तो हम चार्ज कैरियर के बारे में हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि भाई चार्ज कैरियर क्या होती है। कि भाई जिस बॉडी के पास चार्ज होती है हम उसको क्या बोल सकते हैं, चार्ज कैरियर। कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज अवेलेबल है तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हैं, चार्ज कैरियर बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमारा चार्ज का फ्लो होता है, जब जैसे हमारा चार्ज का फ्लो होता है तब हमारा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी क्या होता है, फ्लो होता है। क्योंकि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल बिना पार्टिकल, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ना वो चार्ज एक बिना पार्टिकल के नहीं हो सकता, बिना मटेरियल के नहीं हो सकता, ठीक है। वो चार्ज एक मटेरियल के साथ ही होता है, ठीक है। तो चार्ज जैसे फ्लो होता है ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन की भी फ्लो होता है, ख्याल आया आपको, ठीक है। तो वो पार्टिकल को हम क्या बोल सकते हैं, एक चार्ज कैरियर बोल सकते हैं। तो हमारे नेचर में क्या एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर ही अवेलेबल है, बहुत सारा चार्ज कैरियर अवेलेबल है। कि जैसे कि हमारे पास एक बॉडी अवेलेबल थी, इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ए बॉडी के पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके पास भी एक चार्ज कैरियर अवेलेबल है, वो अलग नेचर का होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको एक चार्ज कैरियर के बारे में यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक डेफिनेशन आपको लिखनी है, ओके। देखिए मैंने यहाँ पे चार्ज कैरियर की डेफिनेशन लिख लिया कि भाई चार्ज कैरियर आर द पार्टिकल्स विच कैरी द चार्ज एंड द मूव द ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब आपका मीन्स के आपके पास मेटल के पास एक चार्ज कैरियर होती है, वही फ्लो होती है, ठीक है। तो मेटल के पास कौन सी चार्ज कैरियर अवेलेबल होती है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, ठीक है। सभी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मीन्स का चार्ज कैरियर अवेलेबल होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोल सकते हैं भाई, HCl। तो HCl के पास क्या अवेलेबल होता है, S पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, हम उसको क्या बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं ना। तो हमारे पास एक आयन होता है तो वो भी एक हमारा चार्ज कैरियर होता है, उसके पास भी चार्ज अवेलेबल है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज कैरियर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे नेचर में एक ओनली पर इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर अवेलेबल है, बहुत सारे चार्ज कैरियर अवेलेबल है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि कैटायन होता है और एक एनायन होता है, दोनों क्या होती है, एक चार्ज कैरियर होती है, ठीक है। और गैसेस, गैसेस क्या होती है कि भाई एक एटमॉस्फेयर होती है, तो गैसेस के पास कोई चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होती क्योंकि वो एक इंसुलेटर है ना, ठीक है। तो उसके पास कोई चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होती है। देन आफ्टर हम आगे एक स्टडी करेंगे भाई सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल्स, इसमें एक होल्स भी आपकी ट्रैवल होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन और होल्स इज बोथ आर इज चार्ज कैरियर। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल लाइट अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रिकल लाइट में जो आपकी इलेक्ट्रिकल करंट पास आउट होती है वो गैस के फॉर्म में ही पास आउट होती है, उसकी बीच में आपका एक गैस होता है, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई गैस आ रही तो इंसुलेटर। बट अगर आपने गैस का प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो गैस का प्रेशर को आप डिक्रीज कर देते हो, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई आपने आगे देखा था कि पोटेंशियल की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो तो वन टाइम ऐसा आता है कि भाई उसका डायइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज करने से उसका ब्रेकडाउन एक सेम पोटेंशियल में हो जाता है, ख्याल आया आपको। ऐसा याद रखना है कि भाई उसका ब्रेकडाउन एक सेम पोटेंशियल में हो जाता है, तब उसमें से क्या होगा कि भाई एक एटमॉस्फेयर में से एक चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवल करके आएगा, वो चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवल करके आया तो हम उसको बोल सकते हैं कि चार्ज कैरियर। तो गैस में से भी आप एक करंट को पास आउट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो आप सेम ही पोटेंशियल पे उसका ब्रेकडाउन कर पाते हो। और आपने ब्रेकडाउन का प्रोसेस आपने देखी हुई है कि भाई जब ब्रेकडाउन होता है तब इलेक्ट्रॉन एक एटमॉस्फेयर में से आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल हुआ, इसके चार्ज कैरियर का ट्रैवल हो गया, ओके।